हेलो। कैसे हो आप सब लोग। वागर्त एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत की खोज। इस विषय का संबंध एग्जाम से तो है ही, और क्वेश्चंस बनते ही है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो तो अलग बात है। ये विषय है वो सब हम सबको ये जानने के लिए जरूरी है कि हम कई दिनों से, बहुत वर्षों से एक ऐसा सब्जेक्ट बहुत प्राउडली पढ़ लेते हैं जिसको हमें शर्म करनी चाहिए, या शर्म करो कम से कम। सामने वाले पक्ष के बारे में तो हमें कम से कम घृणा करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए कि हमारी खोज हुई, क्यों खोज हुई, ये जानने के बजाय हम सिर्फ फैक्ट पे जाते हैं। हमारी खोज कब हुई, भारत की खोज कब हुई। तो भारत की खोज सच में क्या प्राउड की बात है, या हमारे लिए दुख की बात है, हमारे लिए ये बहुत गुलामी की बात है। आप सब लोग पढ़ते हो भारत की खोज हुई 1498 में। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। कैसे खोज की वो तो शायद सबको पता नहीं ही होगा। तो अक्सर यही कहानी सुनाई जाती है, हम भारत की खोज 1498 में हुई। भारत में वास्को डिगामा नाम के एक व्यक्ति आए, महान व्यक्ति आए, उन्होंने भारत की खोज की। अब आज की बात यही है कि ये खोज अलग कैसे थी। क्या पहली बार किसी व्यक्ति ने भारत की खोज की? क्या भारत था ही नहीं? जिस प्रकार हम बात करते हैं कि हम तो सदियों दुनिया का सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना देश है, उस नज़र में कैसे ये टॉपिक होता है वो किताबों में पढ़ा दिया जाता है। आज हम ये पढ़ते हैं, इतिहास को बदलने की ज़रूरत है, इतिहास को चेंज करने की ज़रूरत है। हम पे जो फालतू की जीत दिखाई जाती है, हार दिखाई जाती है, उनको बदलने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे गेट द्वार सारे बदल रहे हैं, पर हम ये खोज वाला टॉपिक अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे। क्या अंग्रेजों का हम पे जो डोमिनेंस रहा है, या पुर्तगालियों का, डच का, या हम अंग्रेज एक वर्ड बोलते हैं, क्या हम उसको भूल ही नहीं पाए, या हम समझ ही नहीं पाए कि वाकई ये था क्या मसला। तो इसी से शुरू करते हैं। ये अलग क्या था जिसने भारत को अलग बनाया, और भारत की एक छवि को एक इंटरनेशनल लेवल पे खोज में यही प्रस्तुत कर दिया कि भारत नामक देश 1498 में खोजा गया था। सबसे पहला जवाब तो यह है कि भारत खोजा नहीं गया था, भारत तो पहले से ही था। और भारत में ऐसा भी नहीं था कि वास्को डिगामा भारत में पहला यूरोपीय व्यक्ति था। वास्को डिगामा भारत के, आपको वास्को डिगामा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। 17 मई 1498 को, लगभग 1500 ईस्वी के आसपास, भारत में एक व्यक्ति आया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा खोजी यात्री था। खोजी अभी मान लो कि एडवेंचर्स, इसको समुद्री यात्रा करने का शौक था, दुनिया भर के लोगों जगह पर ट्रेवल करता था, और एक आइलैंड के बीच बड़ा देश इसने ये देखा कि वाह इंटरेस्टिंग कंट्री। तो इसने इस चीज को जाके दुनिया भर में बताया, कि यूरोपीय देशों को बताया खास तौर पे, कि वहां पे एक देश है, बहुत बड़ा देश है, और इस देश के साथ हम ऐसे इसका शोषण कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो इसकी प्लानिंग थी। तो ये है कि ये भारत में पहली बार यूरोपीय व्यक्ति आया। पर यहाँ फैक्ट ये है कि क्या इससे पहले यूरोपीय व्यक्ति नहीं आए? हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे, हम पुराने पुराने सल्तनत काल के साम्राज्य पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ यूरोपीय नागरिक ठीक ठाक दिख जाते हैं कि एक आधा यूरोपीय नागरिक है। वो कोई ना कोई तो आया होगा, या जो आया होगा पता नहीं चला होगा, पर इतिहास में कुछ पता होने वाले यूरोपीय नागरिक भी है। तो ये फिर अलग कैसे हुआ? 1498 वाला ये अलग कैसे हुआ? इसका एक आप फैक्ट जानोगे। तो पहले के जो यात्री थे वो ऑलमोस्ट इतिहासकार के रूप में आए। पहला फैक्ट तो ये है, नाविक के रूप में नहीं आए, या उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से नहीं आए। पर इन सबसे खोज में सबसे अलग चीज है, वो है इसका रूट। जो दुनिया भर के रूट्स बने हैं, अभी के जो रूट्स है, वो रूट्स इसको अलग बनाता है। इसका मार्ग, इसने जो मार्ग तय किया था, वो मार्ग की संपूर्ण यात्राएं हुई, उसकी एक बहुत लंबी जर्नी रही। उस जर्नी की वजह से ये खोज अलग बन पाई। आप दक्षिण अफ्रीका सब लोग जानते हो, दुनिया भर लोग मैप जानते हो। इसका मार्ग क्या था? जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड गुड। ये इस मार्ग से भारत आया था, और इस मार्ग ने व्यापार करने की प्रवृत्ति को यूनिक बनाया, और दुनिया भर में ये बताया कि इस देश के व्यापार का ये मार्ग हो सकता है। इस मार्ग से पहली बार कोई यूरोपीय आदमी भारत आया था, तो खोज इस मार्ग के द्वारा हुई। अब सवाल है, ये मार्ग इतना अलग क्यों था? दूसरे व्यक्ति आए, वो किस मार्ग से आए वो आपको बताते हैं। किस मार्ग से आया और कैसे आया। आप दुनिया का एक सिंपल सा मैप समझ लो, बहुत लेंथी मैप तो अभी पॉसिबल नहीं है।
दोस्तों ये यूपीएससी मेंस में आंसर की वो मेंस वाली कॉपी में ये मैप सामान्य तौर पे प्रचलित माने जाते हैं। ठीक है, भारत को थोड़ा ठीक दिखा देते हैं। ये मान लो ये दुनिया का भर का मैप है, ये दिखा दो भारत को। ठीक, अब ये जानोगे ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया भारत, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। पहले क्या होता था, ये यूरोप वाले लोग यहाँ आते थे, इस मार्ग से भारत में एंट्री करते थे। जो भी कोई पुराने लोग हैं, ये था अरब क्षेत्र, जो आज के इराक, ईरान, सऊदी अरब, इस मार्ग से सब स्थल मार्ग से सभी लोग आते थे। स्थल मार्ग से आने का कोई बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं बना, या यात्रा कभी चर्चित नहीं हुई कि इस मार्ग से आया तो उसने कुछ बहुत बड़ा जीवन में कुछ उखाड़ लिया हो। मेन मुद्दा था ये रूट, इस रूट से यात्राएं फेल हुई, यहां तक पहुंचा कोई यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक। केप ऑफ गुड है वो ये है, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको भी मान लो कि वो अभी का नेवी बेस जैसा मान लो, अभी नेवी बेस बना हुआ है केप ऑफ गुड में। तो ये जगह थी दक्षिण अफ्रीका के साउथ में थी, यात्री यहाँ तक आते गए, कोई यहाँ फंस के मर गया, हजारों मर गए, कोई यहाँ तक आके रुक गया। इससे पहले आप पढ़ोगे कि बोर्तलम्यूदा रियाज जैसे यात्री थे, वो केप ऑफ गुड तक आके रुक गए। जो ब्राजील का खोजी यात्री था जिसने ब्राजील की खोज की थी, ऐसे ही रास्तों से वो यहाँ तक आके ब्राजील यहाँ पे हो गया। तो पहले ये ब्राजील इधर से होकर चला गया, अब यहाँ पे आके ये रुक गया था। पर यहाँ से आगे जिसने भारत की ओर यात्रा की वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कैसे आगे हुआ, कैसे हो गया आगे बढ़ा जर्नी, वो तो हम आगे बात करेंगे। तो ये केप ऑफ गुड है, वो एक यात्रा को अलग बनाता है। इस यात्रा से पहली बार भारत की खोज करने वाला व्यक्ति था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने इस मार्ग से यात्रा की, उससे पहले कुछ पुरानी यात्रा हुई। अब आपको उसमें दूसरी चीजें बताते हैं कि आपको प्राउड क्यों नहीं करना चाहिए। इसके कुछ रीजंस हैं कि भारत उस समय ऑलमोस्ट उस दशा में था जिसमें भारत के केंद्र में कोई बड़ी सत्ता काम नहीं कर रही थी, और उस समय का उन लोगों ने फायदा उठा के यहाँ से भारत की गुलामी की यात्रा स्टार्ट हुई। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और स्पेनिश आए। पर ये बोल दो भारत में से अगर भारत की शत्रुता का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वास्को डी गामा है। इसने मार्ग नहीं, इसने भारत की गुलामी या दुनिया भर की गुलामी की खोज की थी ऑलमोस्ट। तो हम इसको तो कम से कम इस सम्मान से वास्को डी गामा से तो कम से कम नहीं पढ़े। ये भारत के लिए दुस्साहसी व्यक्ति था, भारत की स्वतंत्रता के लिए दुस्साहस करने वाला था। ये बात कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है कि उस समय तो उसने अच्छा ही सोचा होगा, नहीं सोचा था। उस समय भी उनके इंटेंशन थे पुर्तगाल के, वो ठीक ठाक तरीके से धर्म परिवर्तन वाले थे। मंतव्यों के बारे में आप जानोगे कि किस तरीके से उन्होंने मंतव्य वो थे, वो कैसे थे जिन्होंने भारत के अंदर कब्जा करने में दिखाया। इनके मंतव्य क्या थे? सबसे पहले कि भाई ये यात्री इतने माथापोड़ियां करते क्यों थे। आप यात्रियों के बारे में पढ़ोगे तो फिर इनका कम से कम मकसद तो होगा ही ना, इतने दूर मर रहे हैं लोग क्या। तो सबसे पहले ये बताते हमें तो ट्रेड करना है, जो सही भी था। पुर्तगाल ऑलमोस्ट उस जमाने का था देश था जो उस जमाने में अमेरिका था, मान लो कि अमेरिका मान लो, इंग्लैंड तो मान लो, बहुत अमीर देश था। इस देश के कंपटीशन में था एक इटली का वेनिस, अभी का इटली है वो मान लो उस जमाने में वेनिस नाम से जाना जाता था। और इधर थे अरब जो अभी के देश थे। भारत से यहां से सामान भारत और चाइना से सामान जाता था तो वो अरब मार्ग होकर जाता था। अब किसी जमाने में अरब ने इस पूरे मार्ग को कब्जा जमा लिया, अरब के राष्ट्रों ने या अरब के देशों के राजाओं ने कब्जा जमा लिया। तो यहां से वस्तुएं पहुंचना महंगी होगी यूरोप में महंगी हुई, तो भाई इटली ने रास्ते का ठेका ले लिया। जस्ट लाइक ब्रोकर के हम तो बीच में ट्रेडर बन गए, हमको तो सामान पहुंचाना है। और यहाँ रहने वाले देश ने लूट के पैसा खूब कमाया। इन देशों से यहाँ 80 में लेता, 160 में बेचता, पूरे यूरोप को वेनिस खा गया। तो सबसे ज्यादा नफरत करने वाला इटली से देश था वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल को ये लगता था कि इसका कुछ तो सोल्यूशन करें। तो पुर्तगाल ने ये सोचा कि इस मार्ग से तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, जहां पे अरब बैठा है, जहां पे इटली बैठा है,
वहां पे लड़ाई करना तो मुश्किल होगा। तो उन्होंने अपनी खोजी यात्रियों की टीम दुनिया भर में ऐसे भेजी। दुनिया में खोज सबसे ज्यादा पुर्तगालियों ने की। तो पुर्तगाली खोज करते गए और समुद्री मार्ग पे उनकी जो पकड़ थी, जो मजबूती थी, वो इन्होंने बनाई। अब मजबूती बनने के साथ ये हुआ कि इन्होंने यहाँ आके यहाँ अरबों को यहाँ पे समुद्रों में धोया। इटली को से हालांकि उनका बहुत ज्यादा पंगा नहीं हुआ, पर अरब साम्राज्य को उन्होंने समुद्रों में से तो समुद्री मार्ग पे तो उन्होंने ऑलमोस्ट ध्वस्त कर दिया था। तो सबसे पहला काम तो था इनका ट्रेड, वो था वेनिस से नफरत करना और अरब साम्राज्य को लूटना। दूसरा था धर्म। अब कहने को तो ट्रेड था, पर ये बहुत धार्मिक या धार्मिक कट्टरतावादी तो लोग थे। अभी जब धर्म परिवर्तन की या लव जिहाद की बातें करते हैं, ये 1500 शताब्दी में ही ऐसे थे कि ईसाई धर्म में सबको कन्वर्ट कर दो। आप लोग ये जानोगे कि जब इस्लाम के मुसलमानों की हम बात करते हैं कि उनमें धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट ज्यादा कट्टर था या ईसाइयों में। अक्सर ये होता है कि हमारे सामने जो चर्चित होता है वो ज़्यादा हम देखने को मिलता है, हमारे देश में जिनकी प्रेजेंस होती है वो चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। पर ऐसा नहीं था। दुनिया भर में जितना धर्म परिवर्तन इस्लाम ने किया है, ठीक ठाक उतना ही ईसाइयों ने भी किया है। उनके तरीके थोड़े लिबरल थे। तरीके ये तो थप्पड़ मार के करवाते थे, और वो बोलते कि भाई आपको गुड़ दिया मरे तो जेड़ क्यों देणू। तो ये तो गुड़ दे के मारने वाले या मीठा खिला के मारने वालों में भरोसा रखते थे कि आपके धर्म में कमियां क्या है, उनमें प्रहार करो और फिर वो मोटिवेट करो कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे वाले में तो बहुत बढ़िया एकदम मजा रहेगा, आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा सब कुछ। पर वो कभी मिलते नहीं थे। आप एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ो तो आप अगर ये जानना चाहो कि ईसाइयों ने भारत में क्या किया, कैसे किया, तो आप नॉर्थ ईस्ट का अभी शॉर्ट में ही समझ लो थोड़ा सा। आप ये देखो, ये भारत में नॉर्थ ईस्ट राज्य है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में लगभग 7 राज्यों में सिक्किम को लगभग छोड़ के इंग्लिश है वो पहली या दूसरी लैंग्वेज मानी जाती है। इतनी प्रेजेंस है। नागालैंड की प्राथमिक भाषाओं के रूप में इंग्लैंड काम वो अंग्रेजी काम करती है। यहाँ की लगभग 90%, 80%, 70% आबादी के आसपास किसी राज्य में, किसी एरिया में ईसाई धर्म के लोग भी प्रेजेंस दिखती है। यहाँ के भारत की सबसे मजबूत फुटबॉल टीम होती है। ये चीजें सुनने में आपको लगता नहीं है कि ये इतना अलग है क्यों? कोई आदिवासी फुटबॉल कैसे खेलेगा? जबकि ना तो यहाँ चाइना की टीम में फुटबॉल, ना तिब्बत की फुटबॉल टीम में, ना यहाँ म्यांमार की फुटबॉल टीम में, ये इतना सा बेल्ट फुटबॉल कैसे खेलता है? ये सवाल तो होना ही चाहिए कि ये फुटबॉल में अगर भारत की फुटबॉल टीम का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, प्रेजेंस देखी जाए, तो उसमें से 8 से 9 लोग हैं और ये 80 से 90% नॉर्थ ईस्ट वाले कब्जा जमा रखे हैं। क्यों हुआ ऐसा? ये मोटिवेशन था कि उन लोगों के पास एकदम वो वाला धर्म वाला, उस जमाने में ये नहीं था कि हम हिंदू हैं और धर्म में, बौद्ध धर्म में, वो एक जंगलों में रह रहे थे अपने शांति से, जो भी उनको परंपराएं थी वो अपनी फॉलो कर रहे थे, आदिवासी परंपराएं। इधर से ये भाई साहब गए इंग्लैंड वाले, अपने ब्रिटेन वाले भारत में कब्जा था। उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे रह रहे हो, आपका धर्म कौन सा है? इन्होंने बोला मालूम नहीं। बोले मालूम नहीं तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें देंगे जिससे आपको बस लगाना है कि हम अल्वारेज वास्को डिगामा इतना कुछ करना है आपको, और बाकी आप है ना, हम आपके फायदे के लिए कुछ चीजें करेंगे, आपको खाना देंगे, रोटियां देंगे, रहने का मकान देंगे। तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी भाषाओं को प्रमोट करेंगे, हम आपकी परंपराओं को सपोर्ट करेंगे। तो इनको खास कुछ दिक्कत हुई नहीं, इनको इन चीजों से खास दिक्कत हुई नहीं, और इन लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करने दिया। ये बेल्ट कब ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया, कब उनकी परंपरा संस्कृति अंग्रेजों को अनुकूल डल गई, और कब उनका स्पोर्ट्स फुटबॉल बन गया, क्यों होगा फुटबॉल, वही वही सोचने की बात है। और ये इनको पता ही नहीं चला। तो ईसाइयों ने एकदम सॉफ्टली कन्वर्ट किया कि धर्म के मामले में इतना सॉफ्टली कन्वर्ट किया जो शायद दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा। बात यहीं पे होगी कि कैसे दुनिया के देशों ने कन्वर्ट करने की बात कही, क्या हुई, तो ये यहाँ पे हो गया कि इनका धर्म भी ठीक ठाक मकसद रहा ही होगा। अब बात करते हैं अरब की, कि अरब से उनकी क्या दिक्कतें थी, अरब के साथ उनके क्या ऐसी चीजें थी जो उनको अलग बनाती थी अरब के दिन। तो अरब का यही है कि इन्होंने अरबी जहाजों को लूटा और दुनिया भर में यही किया। तो अरब
क्यों कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया, ये चीजें बताने वाली थी कि भाई अरब के देशों को उन्होंने बीच में अरब साम्राज्य को लूटने के चक्कर में या अरब के देशों के साथ विवाद के चलते उन्होंने इस मंतव्य के साथ उन्होंने होगी। अब बात यह है कि पर ये कर तो लिया, पर किया कैसे? उनके पास कुछ पावर्स तो होगी ना, उस पावर्स के दम पे। और यह कुछ, जब भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, एक कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी आगे बढ़ती है, तो वो कंपनी बढ़ती है लूप होल्स के दम पे। आप किसी साम्राज्य से टकरा रहे हो, आप मौर्य साम्राज्य के साथ नंद साम्राज्य की लड़ाई देख लो, आप अंग्रेजों, फ्रेंचों और डच पुर्तगालियों के साथ इंग्लैंड की लड़ाई देख लो, यूएस से रशिया की लड़ाई देख लो, उसमें विनर हमेशा लूपहोल्स की वजह से होता है। आप किसी बड़ी महाशक्ति का विकल्प सिर्फ उसी लड़ाई पे नहीं ले जा सकते जो उस मार्ग पे गया है, उस मार्ग पे तो वो एडवांस चल रहा है। बात चल रही है लूपहोल्स की। अभी सिंपल देख लो, यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस हो जो जमा जमाया बिजनेस हो, आप सेम वही ट्रेडिशन फॉलो करो और बोलो कि वो पुराने वाले ने क्या किया, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने भयंकर मेहनत की, चांसेस यही है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। मेन है आप लूप होल्स पे या कितने खेलते गए, या आप इम्प्रोवाइजेशन पे कितना खेलते गए। आपने उनकी कमियां पहचानी कि इस कमियों की वजह से उनका कुछ वर्ग है उनसे नाराज है, और उस वर्ग को टारगेट कर लो और धीरे धीरे उस साम्राज्य को खत्म कर दो। यही लूप होल्स को इन्होंने पहचाना कि इनके पास आर्मी तगड़ी है, उनकी आर्मी से हम बैटल कभी नहीं कर सकते। जो थल सेना है, हम लड़ेंगे जल सेना के बेस पे, बंदरगाहों को बनाएंगे, हम नेवी सिस्टम बहुत तगड़ा बनाएंगे, हम गोला बारूद की खोज करेंगे। हम सिर्फ भाला लड़के अरब वाले वो एकदम जंगली चंगेज खान से नहीं लड़ सकते, भाला लेके वो 50 पुर्तगालियों को एक साथ मार देगा। हमें लड़ने के लिए गोला बारूद चाहिए जो दूर से फेंक सके। भाई छोटे से आदमी हम छोटे से उस डाकी आदमी को कैसे मार पाएंगे? तो मारने के लिए हमें चाहिएगा कुछ ऐसी चीजें चाहिए होगी जो यूनिक हो। यहाँ इन्होंने दिमाग लगाया और जल सेना का प्रयोग किया, अपनी गोला बारूद क्षमता का प्रयोग किया। तो दो चीजें होगी, तीन तो इनका मकसद होगी, इसलिए ये प्राउड करने वाले तीनों चीज नहीं है। और ये पावर से वो तो चलो वो प्राउड करे, अपन क्यों करें। अब बात होती है कि जो 17 मई 1498 की यात्रा थी, क्या वो पहली यात्रा थी या उससे पहले भी कुछ कर चुके थे? क्या मेन एंगल क्या थे जो अलग बनाते हैं इस यात्रा को, या उस यात्रा के पहले कौन कौन लोग आए, उन्होंने किन किन देशों की खोज की? पुर्तगाल के इतिहास के सबसे मेन बड़ी घटना हुई थी खोजी यात्राओं के संबंध में या पुर्तगाल को बड़ा बनाने में, वो थी मैनुअल प्रथम। पुर्तगाल का शासक था। 1501 में इसने पूरे अरब, वेनिस और पुर्तगाल का खुद को शासक घोषित कर दिया। खुद को अपने आप को ही बता दिया कि मैं हूं यहाँ का एरिया का, जो करता धरता हूँ वो ही हूँ। इन्होंने खुद को सब कर दिया। सबसे पहली बात तो किसी और ने नहीं किया, पर खुद को करने का ये हुआ कि मोरल इंप्रेशन पड़ गया इसकी जनता पे। और वो इनकी आर्मी है, वो नेवी आर्मी है, वो इतनी बिल्ड होगी, ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम की अनिवार्य सर्विसेज, अनिवार्य सेवाएं, ये ऑटोमेटिक शुरुआत हुई थी पुर्तगाल में। कि इस राजा की घोषणा के साथ वहां की जनता को ऐसा लगा कि हम तो पूरी दुनिया जीतेंगे। और ये अनिवार्य सेवा वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी बोलते हैं हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये जबरदस्ती के बजाय वहां की सेना मोटिवेट हो गई। जो मूवियों में पढ़ते हैं अपन, वो गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह कुछ ऐसी मूवियां हैं, उनमें अगर हम पढ़ते हैं कि वहां की पब्लिक मोटिवेट होती है कि हम भी यात्रा में साथ जाएंगे, थोर देवता हमारी रक्षा करेंगे। तो ये थोर देवता की रक्षा वाला कॉन्सेप्ट मैनुअल प्रथम के शासनकाल में ठीक ठाक आरंभ हो गया था। इसने जनता को इतना मोटिवेट किया कि देखो हम पूरी दुनिया पे कब्जा जमाने वाले हैं, हम यात्राओं की खोज करने वाले हैं, और मैं इस एरिया का पूरा राजा हूँ। जस्ट लाइक कि उस एरिया को शायद पता ही नहीं था कि ये अपना राजा बन गया, पर इसने अपनी देश की जनता को मोटिवेट कर दिया। क्योंकि अगर इसको पता होता 1501 में, फिर तो ये अरब और इसके बाद तक भी लड़ते रहे, तो मानेंगे तो क्यों इसको राजा। इसके बाद नाम आता है, पहला नाम तो मैनुअल फेस्ट का, उसके बाद आता है राजकुमार हेनरी। ये भाई साहब उस जमाने में ये मान लो कि एकदम शौकीन आदमी थे। इन्होंने बोला हमको नहीं चाहिए गद्दी, हमको चाहिए यात्राएं। इसने की दुनिया भर की यात्राएं, और दुनिया भर की यात्राओं में उसने पूरी एंटायर लाइफ पे उसने नाव पे ही खत्म की। ये नाव में ही मर गया था। ऐसा बोला जाता है कि ये मतलब वो हुमायूं जैसे लोगों की तरह है कि वो सीढ़ियों से गिरता हुआ है। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि राजकुमार हेनरी तो कम से कम नाव पे ही मर गया। इसने युवावस्था से लेकर अपनी अंतिम यात्राओं तक लगभग नाव पे यात्रा बिताई। दुनिया भर के मार्ग खोजने में इसने केप ऑफ गुड के कुछ रास्ते में जाने की ट्राई की। केप ऑफ गुड तक जाने से पहले ये मर गया था। उसके बाद आया था बोर्तलाम्यो दियाज।
1487 में, ठीक है। ये पहुंच गया था केप ऑफ गुड तक। ये शानदार पर्सनैलिटी था और मैनुअल प्रथम का सपोर्टिव रूप में सबसे पहले भेजा गया था, वो बार्थोलोम्यू दियाज को भेजा गया था। 1487 में भेजा गया था इसको, और ये अपनी प्रोग्रेस कर रहा था कि कुछ मार्गों की खोज कर रहा था, इसके सपोर्ट से इसको भेजा गया था बार्थोलोम्यू दियाज के नाम से, बार्थोलोम्यू दियाज। 1487 में आया, ये यहाँ पे पहुंचा केप ऑफ गुड। इससे आगे बोला भाई सामान खत्म हो गया हमारे पास, तो मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, अपने को सेकेंड ट्रिप होगी वो कुछ आगे की करेंगे। तो ये तो लौट गया उतनी दूर तक, पर इसने ठीक ठाक हो गया कि केप ऑफ गुड को खोज दिया। अगर आपको ये बोले कि केप ऑफ गुड या दक्षिण अफ्रीका की खोज किसने की, तो बार्थोलोम्यू दियाज ने की थी। अब बात चलती है कि अब यात्रा इंटरेस्टिंग बनती गई, इसने जाके भयंकर स्वागत। मैनुअल प्रथम की सबसे शानदार विशेषता थी कि ये अपने नाविकों का शानदार सम्मान करता था। आज हमारी जो आर्मी का सम्मान होता है, शहीदों का जो सम्मान होता है, उस जमाने में पुर्तगाल में खोजी नाविक यात्रियों या नेवी वाले होते, उनका पूरा सम्मान होता था। जब भी जाता था पूरा देश सम्मान से जोम उड़ता था। हमारे जैसे कैप्टन कैप्टन अभिनंदन थे, उनका स्वागत हुआ था। कि पोस्ट का नाम कैप्टन अभिनंदन नहीं, ठीक है, पायलट अभिनंदन बोल सकते हैं। उनका जिस प्रकार स्वागत हुआ था, उस जमाने में पुर्तगाल में यही नाविकों का सम्मान होता था। इसने मोटिवेशन दिया, और ये वास्को दी गामा है, वो सम्मान में इतना था कि इसको किसी ने भेजा नहीं, ये खुद ही आ गया। इसको कहीं भेजा ही नहीं गया था। इसका टारगेट तो था कि यूएसए साइड जाने के लिए, पर इसको प्रोफेशनल तरीके से इतना नहीं भेजा गया था जितना बार्थोलोम्यू दियाज को भेजा गया। ये निकला, इसको बताया रास्ते का मैप तो उठा लिया इसने, बोला कि केप ऑफ गुड तक तो गूगल मैप लगा लेना। इतनी दूर तो ये गूगल मैप लगा के आ गया, यहां से आया पुर्तगाल से, और इतनी दूर तो गूगल। अब बोला कि लेफ्ट जाऊं राइट, तो गूगल मैप का धोखा उसी जमाने से स्टार्ट हो गया था। इधर आने जाना तो था इसको साउथ अफ्रीका या यूएसए साइड, और ये चला गया इंडिया। और इसने इंडिया की खोज इस तरीके से की, ये पहुंचा कहां, कालीकट। ये गूगल मैप ने लेफ्ट की जगह राइट की ओर भेज दिया, और ये भारत पहुंचा। अब भारत पहुंचने का, कहां पहुंचा भारत में, ये पहुंचा भारत में यहां पे कालीकट, केरल में कालीकट पहुंचा। ये एक सवाल है आपका कि वास्को डी गामा कहां पहुंचा था, वो था केरल के कालीकट पे पहुंचा था, और इसके ऊपर साम्राज्य था कोचिन, जहां पे इसने पहला फोर्ट बनाया था। अपनी दूसरी यात्रा में इन दोनों के भाइयों के, राजाओं के आपस में लड़ाई चल रही थी, इस वजह से इसने यहाँ का कोचिन में फोर्ट बनाया, कालीगढ़ से लड़ाई करके। कालीगढ़ का शासक था जमोरिन नाम का राजा। जमोरिन को इसने कोचिन के राजा के साथ मिलकर जमोरिन को हरा दिया, और इसने कालीकट पे भी बाद में कब्जा कर लिया। उसके बाद तो इसने गोवा पे भी 1510 में कब्जा इसके साथियों ने, बाद के आने वालों ने कर लिया, पर मेन ही था ये कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचने के बाद भाई मोटिवेशन वापिस गया, और ये था उसका नाविकों के इतिहास का सबसे धूम धड़ाका। और पुर्तगाल ने ऐसा, मतलब बोले कि ऐसा देश खोजा है, मजा आ जाएगा, पुर्तगाल दुनिया पे राज करेगा। पुर्तगाल तो नहीं कर पाया, अंग्रेज कर गए। पुर्तगाल को वो आता है ना, मेहनत सारी पुर्तगाल की, मजा लूट गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने सिर्फ लड़ाइयाँ ज्यादा अच्छी लड़ी, रास्ते पुर्तगाल नहीं खोजे, और पुर्तगाल कभी भी उतना सक्सेसफुल देश हो भी नहीं पाया। इसके बाद भेजा गया पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को। ये तो इतने भयंकर तरीके से जाजी बेड़े के साथ, ये तो मतलब वॉरियर की तरह भेजा गया, ये योद्धा था कि भाई आर्मी के कैप्टन को भेज दिया, और ये बोल दिया कि रास्ते खोजने से क्या होगा, बीच में तो अरब बैठे, तो अरबों की कुटाई करने के लिए इसको भेजा गया। इसने अरबों युद्ध पोते, जल पोते, उनको सारों को सटा दिया, और जाते टाइम वो फितोरिया अड्डे बना दिए। फितोरिया थे जो हमारे जो व्यापारिक स्थल है, जो नेवी बेस है, उस टाइम पुर्तगाल के जो नेवी बेस होते थे उनको फितोरिया बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और फितोरिया स्थापित करता गया, और अरब वाले युद्ध पोतों को, युद्ध स्थलों को नष्ट करता गया। पेड्रो अल्वारेज के बाद वापिस एक बार वास्को डी गामा को दूसरी बार भेजा गया। वास्को डी गामा ने दूसरे टाइम, आपको 2 बार याद करें, वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया था। दूसरी बार इसने कोचिन में किले का फोर्ट का निर्माण किया। इस बार वास्को डी गामा खोजी यात्री के बजाय एक लड़ाकू योद्धा के रूप में आया। इसने कूटनीतिक तरह से कोचिन और कालीकट के बीच लड़ाई कराई, और यह था कि उस टाइम गुजरात में भी कमजोर साम्राज्य था। उस टाइम शायद महमूद खिलजी का शासक था, महमूद बेगड़ा था।
एक बेगड़ा इस समय बोलते हैं कि बेगड़ा को छोड़ के भारत में उस समय कोई भी ठीक ठाक राजा भी नहीं था। क्यों? क्यों? यहाँ पे बेमनी साम्राज्य था, पहली विजयनगर और बेमनी साम्राज्य, वो पूरा ध्वस्त हो चुका था। तो ये छोटे मोटे छुटपुट राजा थे, उन छुटपुट राजाओं को इसने भाई ठोक ठाक दिया और जीत जात लिया। इसमें एक जमोरिन था, वो थोड़ा सा लड़ा, पर इतना है कि वो डिफेंड तो नहीं कर पाया। यहाँ पे लोधी है, वो 1498 में सिकंदर लोधी बना। पहले बेलो लोधी था, पर वो 1489 तक था। तो ये 8-9 साल का गैप था और इनसे अपनी सत्ता ही नहीं संभल रही थी। उस जमाने का दिल्ली इतने सा दिल्ली था और ये दिल्ली साम्राज्य इतनी दूरी कब्जा कर पाता था। ना तो इनके पास नेवी थी, एक भी नेवी का जहाज नहीं था, इवन मुगलों के पास तक भी नहीं था। अकबर तक इनको डिपेंड नहीं कर पाया। तो ये समझ लो कि ये जो भारत की कमजोरियां थी, लूप होल्स थे, इन पे इन्होंने प्रहार किया। इधर के रूट पे इन्होंने अरबों के लूप होल्स पे प्रहार किया, इधर वेनिस के लूप होल्स पे प्रहार किया, और यहाँ से ये कब्जा करते गए और ये फितोरिया अड्डों का निर्माण करते गए, बंदरगाहों का निर्माण करते गए। तो ये तो भारत की इतिहास की यात्रा ये थी कि भारत की खोज कैसे हुई थी। ये इनमें मेन मेन चीजें होगी कि भाई कैसे शासक था। अंतिम बात यही है, 2-3 फैक्ट के अलावा, कि केप ऑफ गुड मार्ग से पहली बार वास्को डी गामा ने अपने व्यापार के स्वार्थों के चलते भारत की खोज की। दुसासी यात्री था। उसके बाद पुर्तगाल का मेन मकसद था ट्रेड के साथ धर्म परिवर्तन कराना और अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। तीसरी बात यह है कि इन्होंने अरबों को ऑलमोस्ट ध्वस्त कर दिया और वेनिस साम्राज्य के अंदर जो व्यापारी थे उनको समाप्त कर दिया। पर पुर्तगाल भारत की बददुआएं लगी। पुर्तगाल भारत दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और शायद उसके हितों का फायदा या उसके जो खोजों का फायदा वो इंग्लैंड को ज्यादा उठाया। आज का इतना ही। और ये तो सबको पता होना चाहिए, कम से कम टॉपिक, पूरा टॉपिक पता होना चाहिए कम से कम, कि भारत के मामले में किस तरह के पुर्तगाल ने ये गुलामी की जड़ें बोई थी। तो ये वाला आपको चैप्टर तो सबको पता होना चाहिए। जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करे, आप अपने आप को एक अवेयर सिटीजन मानते हो, देन आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कॉन्सेप्ट टॉक है तो उसमें यही है कि आप अगर लगता है कि ऐसे टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए, देन ऐसे कॉन्सेप्ट टॉप के भी बीच बीच में कुछ क्लासेस के अलावा ये भी टॉपिक आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।